हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल द रियल क्लासेस में। आज स्टार्ट करेंगे हम राष्ट्रीय आय के आकलन की आय विधि। राष्ट्रीय आय के आकलन की हमने उत्पाद विधि तो पहली क्लास में कर ली थी। इससे पहले जो वीडियो डाली थी मैंने, 2 वीडियो में मैंने उत्पाद विधि बताई थी और आज बताने वाला हूँ आय विधि। आय विधि में क्या करता हूँ, मैं अपनी पूरी अर्थव्यवस्था में जितनी भी इनकम जनरेट की जा रही है, उत्पादन नहीं बल्कि उत्पादन करने से अर्थव्यवस्था में आय होती है। मैंने बताया था आय के चक्रीय प्रवाह में उत्पादन होता है, उत्पादन से आय होती है, आय से व्यय होता है, उत्पादन से आय, आय से व्यय। तो उत्पादन के ज़रिए से भी राष्ट्रीय आय निकलती है और आय के ज़रिए से भी राष्ट्रीय आय निकलती है, व्यय के ज़रिए से भी राष्ट्रीय आय निकलती है। तो उत्पादन विधि तो कंप्लीट हमारी। अब आय विधि के बारे में हम जानकारी लेंगे थोड़ी सी। इस विधि में क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का मापन एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादन के कारकों का दूसरा मतलब होता है साधनों। साधन आपने सुना होगा, जिसके ज़रिए से हम कोई काम करते हैं वो साधन बनता है। उत्पादन के जो साधन होते हैं उनके मालिकों को, जो उन्होंने सेवाएं दी हैं, उनके बदले में किए गए भुगतान के रूप में मापा जाता है। मान लीजिए मजदूर है, अभी उत्पादन के साधन के मालिक कौन होते हैं? श्रमिक होते हैं, ज़मीन के मालिक होते हैं, पूंजीपति होते हैं या फिर उद्यमी होते हैं। और फिर उसके बाद इनके बदले में जो आय मिलती है वो कौन कौन सी होती है? श्रमिक को पारिश्रमिक मिलता है, भूस्वामी को लगान मिलता है, पूंजीपति को ब्याज मिलता है और उद्यमी को लाभ मिलता है। ये बन जाते हैं इनके कारक सेवाओं के भुगतान। इन्होंने जो कारक सेवाएं दी हैं, इनके भुगतान इनके लिए आय बन जाएंगे। मैं जो इन्हें पेमेंट कर रहा हूँ वो इनके लिए क्या बन जाएगी? कारक आय बन जाएगी। और भूमि के उत्पादन के साधन के मालिक कौन है? जो उत्पादन के साधन उपलब्ध करा रहे हैं, यानी कि शॉर्ट में कहूँ तो ये परिवार क्षेत्र होता है। परिवार क्षेत्र क्या होता है? उत्पादन के साधनों का मालिक होता है और वो उत्पादक क्षेत्र को सभी साधन उपलब्ध कराते हैं, जिसके बदले में कुछ न कुछ आय प्राप्त करता है। ठीक है, अभी कारक आय क्या है? एक बला चलती है कारक आय जिसका दूसरा नाम मैंने आपको अभी बताया साधन आय। कारक आय या साधन आय, ये क्या है? साधन आय वे आय है जो किसी व्यक्ति को उसकी सेवाओं के बदले में प्राप्त होती है। मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ, मुझे जो पैसे मिलेगा वो मेरी क्या है? कारक आय है। आप जो काम कर रहे हैं उसके बदले में जो पैसे मिलेंगे आपको, वो क्या है? आपकी कारक आय है। यही बस, जो बंदा काम कर रहा है उसके बदले में जो मिल रहा है वो कारक आय है। और अगर बिना काम करे कोई पैसे मिल जाए तो वो कारक आय होगी क्या? नहीं, वो कारक आय नहीं बल्कि एक पक्षीय हस्तांतरण माना जाता है। अब कारक आय को क्लासिफाई किया गया है 3 फैक्टर के अंदर: कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय। और इन्हीं तीनों को जोड़ करके हमारी राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। इन्हीं तीनों को जोड़कर इसमें एक चीज़ और ऐड होती है, बाद में बताऊंगा अभी। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय। अब कर्मचारियों को पारिश्रमिक हम किस किस वैरायटी में दे सकते हैं? हम 4 तरीके से कर्मचारियों को मजदूरी या पारिश्रमिक दे सकते हैं, यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। किस किस रूप में? नगद मजदूरी तथा वेतन। काम कर रहा है उसको हम कैश पकड़ा देते हैं, ठीक है, वो तो होगी नगद मजदूरी और वेतन। फिर उसके बाद किस्म में भुगतान, मजदूर को आने जाने का किराया देते हैं, फ्री हाउस, फ्री रेंट, उसको घर उपलब्ध कराते हैं। ये क्या है? उसके लिए किस्म में भुगतान है। फिर उसके बाद सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान, जैसे प्रोविडेंट फंड, ये हम क्या करते हैं? उसको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए ये योगदान हमारे मालिक, यानी कि जो काम करवाते हैं, बिजनेस के मालिक, वो मजदूरों को देते हैं। ये भी क्या होता है? कर्मचारियों के पारिश्रमिक में आता है, क्योंकि जब वो काम करता है तो उनकी मजदूर जब काम करता है तो उसकी सैलरी में से कुछ पैसे काट करके इस फंड में डाल दिए जाते हैं। जब उसको ज़रूरत होती है या उसे कोई एक्सीडेंट वगैरह किसी भी चीज़ के लिए, तो ये पैसे उसे उपलब्ध कराए जाते हैं। फिर उसके बाद सेवानिवृत्ति पेंशन, यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन से नहीं है, विधवा पेंशन से इसका मतलब नहीं है, बल्कि एक बिजनेस का मालिक और एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि मुझे इतनी पेंशन हर महीने चाहिए जब मैं आपके पास से काम छोड़ दूंगा। उस पेंशन को कहा जाता है सेवानिवृत्ति पेंशन, यानी कि पेंशन ऑन रिटायरमेंट। फिर उसके बाद प्रचालन अधिशेष, ये क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी कि बिजनेस को ऑपरेट करके जो प्रॉफिट कमाया जाता है उसे प्रचालन अधिशेष कहते हैं। और इसके अंदर भी 3 चीज़ें शामिल होती हैं। पहला
लगान, दूसरा ब्याज, तीसरा लाभ। यही मैंने आपको बताई थी कारक आय के अंदर कर्मचारियों का पारिश्रमिक, लगान, ब्याज और लाभ। कर्मचारियों का पारिश्रमिक यहाँ आ गया और लगान, ब्याज, लाभ प्रचालन अधिशेष के अंदर आ गया। अगर आपको क्वेश्चन में लाभ ना दिया गया हो तो कैसे निकालेंगे? लाभ निकालने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहला लाभांश, निगम लाभ कर और अवितरित लाभ। लाभांश क्या होता है? हमारे कंपनी में कुछ शेयर होल्डर होते हैं जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं और जब प्रॉफिट होता है तो उनको प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाता है। उस प्रॉफिट के शेयर को या प्रॉफिट के हिस्से को ही कहा जाता है लाभांश। निगम लाभ कर क्या होता है? ये निगम का ऐसा टैक्स होता है जो किसी उद्यमी को या किसी बिजनेस को प्रॉफिट होने पर टैक्स के रूप में दिया जाता है, सरकार को टैक्स के रूप में दिया जाता है। और अवितरित लाभ क्या होता है? लाभ का वह भाग जिससे ना तो खर्च किया जाता है ना किसी शेयर होल्डर को दिया जाता है, बल्कि बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉफिट में से बचा करके रखा जाता है। मान लीजिए गुल्लक, हम अपने घर में ही पैसे इकट्ठा करके रखते हैं, पैसा आते हैं उसे एक साइड में रख देते हैं उठा करके, तो वो क्या होता है? हमारा अवितरित लाभ होता है, जिसको हम ना तो खर्च करते हैं ना किसी को देते हैं। फिर उसके बाद मिश्रित आय। मिश्रित आय, अब जमीन यानी कि भूमि, पूंजी, उद्यमी और श्रमिक। अगर हम ये बाजार से लेते हैं, परिवार क्षेत्र से लेते हैं, तो उसके लिए हमें भुगतान करना पड़ता है, तो वो मिश्रित आय नहीं होगी बल्कि प्रत्यक्ष आय होगी। प्रत्यक्ष भुगतान भी कहते हैं। जैसे अगर बिजनेस का मालिक ज़मीन भी अपनी लगाए, पैसे भी अपने लगाए, मालिक भी खुद हो और मजदूर भी खुद हो, यानी कि अपने बिजनेस में खुद ही काम कर रहा है, तो क्या वो किसी को भुगतान करेगा? नहीं करेगा। तो वो पैसे क्या कर रहा है? बचा करके अपनी जेब में रख रहा है, लेकिन उसकी सेवा का कुछ ना कुछ तो मूल्य अगर वो अपने बिजनेस में काम न करके कहीं और ये सारी चीज़ें देता तो क्या उसको आय होती? हाँ जी, बिल्कुल होती। तो इसलिए जो चीज़ वो अपनी लगा करके आय कमा रहा है, उस आय को कहा जाता है मिश्रित आय, और इस आय को भी राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल किया जाता है। अब राष्ट्रीय आय निकालने की आय विधि के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या निकल के आता है? हमारे हाथ में सबसे पहले आता है NDPFC, जिसका नाम है घरेलू आय, या फिर दूसरा नाम होता है शुद्ध घरेलू आय। शुद्ध घरेलू आय, और इसका तीसरा नाम कहते हैं कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या शुद्ध घरेलू आय। ठीक है, सबसे पहले NDPFC निकालता है। और NDPFC निकालते कैसे हैं? कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास NDPFC आ जाएगा। फिर स्टेप 3 में क्या करेंगे हम? चेंजिंग रूल लगा करके इसको राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि NDPFC हमारे पास इस फॉर्मूले से निकल करके आएगा। फिर क्या करेंगे? N से N पर जाने के लिए कुछ नहीं, D से N पर जाने के लिए प्लस कर देंगे NFIA, FC से FC पर जाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। राष्ट्रीय आय को शॉर्ट में कहते हैं हम NNPFC, और इससे कहा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय आय भी कहते हैं इसे, शुद्ध राष्ट्रीय आय, या फिर कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय ये भी कहते हैं। अब विदेश NFIA कैसे निकालते हैं? विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय कैसे निकालते हैं? विदेशों से प्राप्त कारक आय माइनस विदेशों को प्राप्त कारक आय, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को कहते हैं NFIA। अब यहाँ पर मैंने बताया कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय, इन तीनों को जोड़कर NDPFC निकालेंगे। अगर कर्मचारियों का पारिश्रमिक डायरेक्ट ना दिया हो तो क्या देगा? उसके लिए आपको 4 चीज़ें देगा। पहला, नगद मजदूरी तथा वेतन कैश में। दूसरा, किस्म में भुगतान, आने जाने का किराया, फ्री रेंट घर, फ्री रेंट हाउस, सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान, प्रोविडेंट फंड, सेवानिवृत्ति पेंशन, हर महीने की पेंशन, और प्रचालन अधिशेष जो बिजनेस को चला करके आय कमाई जाती है, लगान, ब्याज, लाभ। ये डायरेक्टली दिए होंगे। और अगर ये फिर लाभ नहीं दिया होता डायरेक्टली, लाभ के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? लाभ के लिए भी 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, लाभांश, निगम लाभ कर और अवितरित लाभ।
प्रॉफिट में से जो हिस्सा बांटा जाता है शेयर होल्डर को लाभांश, निगम लाभ का जो टैक्स के रूप में सरकार को दिया जाता है प्रॉफिट होने पर, अवितरित लाभ जिसको बांटा नहीं जाता, जिसको खर्च नहीं किया जाता बल्कि भविष्य के लिए बचा कर रखा जाता है, अवितरित लाभ। ये तीनों चीज़ें मिलाकर लाभ निकलेगा और लाभ ब्याज लगान तीनों चीज़ों को मिलाकर परिचालन अधिशेष निकलेगा और इन 4 चीज़ों को मिलाकर के कर्मचारियों का पारिश्रमिक निकलेगा। और अगर हम कर्मचारी का पारिश्रमिक, परिचालन अधिशेष और मिश्रित आय तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एनडीपीएफसी, और एनडीपीएफसी में एनएफआईए जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारे पास राष्ट्रीय आय। अब इस पर आधारित एक छोटा सा प्रश्न कर लेते हैं। अब देखो डायरेक्ट मेथड जो बुक में भी दिया जाता है डायरेक्टली एनएनपीएफसी निकलवा लेता है, तो और इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपको कर्मचारियों का पारिश्रमिक, परिचालन अधिशेष, मिश्रित आय, एनएफआईए। तो हम क्या करेंगे, कर्मचारी का पारिश्रमिक, परिचालन अधिशेष, मिश्रित आय, इन तीनों का हिस्सा तो क्या होता है एनडीपीएफसी। फिर यहीं से हम रफली चेक करेंगे यहाँ पर चेंजिंग रूल में क्या आने वाला है, तो उसमें पता लग जाएगा एनएफआईए, तो उसको ऐड करके हम डायरेक्टली एनएफआईए भी निकाल सकते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आय भी निकाल सकते हैं। फिर एनएफआईए निकालने का तरीका वही तरीका है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय माइनस विदेशों से प्राप्त कारक आय माइनस विदेशों को प्राप्त कारक आय। ठीक, अब इस पर आधारित एक छोटा सा प्रश्न है, आय विधि द्वारा निम्नलिखित की गणना करें। शुद्ध घरेलू आय, शुद्ध घरेलू आय का मैंने नाम बताया था आपको, क्या नाम बताया था, कोई बता सकता है? एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी। सकल घरेलू आय का मैंने बताया था, नहीं बताया तो अब बता रहा हूँ, जीडीपीएफसी। शुद्ध राष्ट्रीय आय का मैंने बताया था एनएनपीएफसी। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय का मैंने बताया था एनएनपीएमपी। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है मुझे, अप्रत्यक्ष कर, आर्थिक सहायता, मूल्य ह्रास, स्वनियोजितों की मिश्रित आय, परिचालन अधिशेष, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय और कर्मचारियों का पारिश्रमिक। ठीक है, तो मैं इसको पहले अपने मेथड से कराता हूँ। सबसे पहले राष्ट्रीय आय में क्या निकलता है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनडीपीएफसी, और चाहिए भी हमें पहले यही एनडीपीएफसी ही चाहिए। स्टेप 1 में एनडीपीएफसी, और एनडीपीएफसी निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस परिचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय। मिश्रित आय को दूसरा नाम है स्वनियोजितों की मिश्रित आय, स्वनियोजितों की मिश्रित आय। तो मैं इसको वही नाम लिखूंगा, स्वनियोजितों की। इससे क्या निकल के आएगा मेरे पास, इससे मेरे पास निकल के आएगा एनडीपीएफसी। तो क्या इन्फॉर्मेशन फिल करें हम, मुझे कर्मचारियों का पारिश्रमिक दिया है, बिल्कुल दिया है 24,000, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर डायरेक्टली 24,000 लिख दूँगा। फिर उसके बाद मुझे परिचालन अधिशेष चाहिए, क्या परिचालन अधिशेष मुझे दिया है, हाँ जी बिल्कुल दिया है 10,000 रुपये, तो प्लस 10,000। फिर मिश्रित आय दिया है मुझे, हाँ जी दिया है, कितना है 28,000। इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, राष्ट्रीय एनडीपीएफसी निकल करके आ जाएगा। तो क्या हम निकालें इसमें कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 62,000 करोड़। क्या ये आंसर ठीक है मेरा, हाँ जी मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। एनडीपीएफसी इज 62,000 करोड़। फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन मुझसे क्या मांगी थी, सकल घरेलू आय, जीडीपीएफसी, और याद रखिए मेरे पास एनडीपीएफसी ऑलरेडी है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग रूल लगाने हैं। एनडीपीएफसी मेरे पास ऑलरेडी है, एन से जी पर जाने के लिए क्या करेंगे, नेट छोटा लेवल, जी बड़ा लेवल, तो प्लस करेंगे इसमें हम मूल्य ह्रास, एन और जी के बीच में चलता है मूल्य ह्रास, और मूल्य ह्रास की वैल्यू दी है मुझे कितनी, 1700, यानी कि एनडीपीएफसी 62,000 करोड़ माइनस 1,700 करोड़, सॉरी प्लस होगा, तो ये हो जाएगा
63,700 करोड़, 63,700 करोड़ GDP FC। फिर तीसरी चीज़ मुझसे क्या मांगी है? तीसरी चीज़ मांगी है राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय NNPFC। NNPFC मैंने बताया था मेरे हाथ में NDPFC ऑलरेडी है, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं घूमूंगा, डायरेक्टली NDPFC से सारे क्वेश्चन को करने की कोशिश करूँगा। NDPFC दिया है और इसी को राष्ट्रीय आय में बदलना है। D से N पर जाएंगे डायरेक्ट, यानी कि प्लस NFIA। NDPFC की वैल्यू कितनी है, कोई मुझे बता सकता है? NDPFC की वैल्यू है मेरे पास 62,000 करोड़ और प्लस कर देंगे NFIA। NFIA की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय -300। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे? 62,000 में से 300 माइनस कर देंगे, यानी कि 61,700 करोड़। यह है आपकी राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय जिसका नाम है शुद्ध राष्ट्रीय आय, यानी कि NNPFC। अब फोर्थ आइटम में मुझसे क्या मांगा है? बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, यानी कि NNPMP। फोर्थ आइटम मुझे से मांगी गई है NNPMP। NNPMP निकालने का तरीका मेरे पास अभी फ़िलहाल क्या आ गई है? राष्ट्रीय आय आ चुकी है, या फिर चलिए इसको राष्ट्रीय आय से ही करते हैं, यानी कि NNPFC आपके हाथ में है, इसको बदलना है MP के अंदर। यहाँ 3 स्टेप तक कुछ नहीं करना है, FC से MP पर जाना है। तो क्या करेंगे आप? प्लस करेंगे NIT, और NIT निकालने का तरीका है अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता। अप्रत्यक्ष कर की वैल्यू देखिए 9,000 और आर्थिक सहायता है 1,800। 9,000 और 1,800, 9,000 1,800। अप्रत्यक्ष कर 9,000 माइनस 1,800 करोड़। तो NIT की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास? 7,200 करोड़। ये NIT है, NIT। अब क्या करेंगे आप? डायरेक्टली NNPFC आपने निकाला था पहले 61,700 करोड़। 61,700 करोड़ में प्लस कर देंगे NIT, यानी कि 7,200 करोड़। तो NNPMP कितना आएगा? 7,200 68,900 करोड़, यानी कि 68,900 करोड़। ये आपका आएगा बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, यानी कि NNPMP। ये है आपका छोटा सा सोल्यूशन। देखिए, अगर आपको NDPFC निकालने का तरीका समझ में आ गया तो बाकी चीज़ें आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि चेनिंग रूल का काम रहता है खाली, और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ चेनिंग रूल। बस याद रखना है कि आय विधि से सबसे पहले NDPFC निकलती है, और NDPFC निकालने के बाद उसके बाद आप चेनिंग रूल लगा करके सारा सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, और कोई भी डाउट अगर आपको आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई भी डाउट पूछता नहीं है और ना कि मुझे काम करके दिखाता, सारे के सारे नालायक हो रहे हैं इस लॉकडाउन के अंदर। थैंक यू सो मच।